वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्ज़ाम 2019 के मेमोरी बेस्ड मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो डिफरेंट चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, एसबीआई क्लर्क का मेन एग्ज़ाम, आईबीपीएस क्लर्क का मेन एग्ज़ाम और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेन एग्ज़ाम, इनके क्वेश्चन का लेवल 1 होता है। इसलिए ये कितना इम्पोर्टेंट है सोच लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अवेलेबल रहेगा। वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर के अंदर वो भी उसमें मैं दे देता हूँ, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन रहेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, वो इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और तब फिर इंग्लिश में पढ़ता हूँ। आइए। ए स्पेंड्स 30% of his monthly salary on house rent, 40% of the remaining salary on clothing, and he distributes his remaining monthly salary among his 2 daughters and his son in the ratio 5:5:4. If difference of age monthly expenditure on clothing and monthly amount given by A to his son is rupees 24,000, then find A's annual expenditure and on house rent. ऐसा क्वेश्चन आता ही है परसेंटेज का। थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि जो वैल्यू है वहाँ से दिया जा रहा है कि रिमेनिंग, और मंथली है कि एनुअल, किस में सम है किस में डिफरेंस है, इस पर अलर्ट रहना रहता है। बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर हम मंथली सैलरी को हम 100 मान लें, 100 मान लें, चलिए मंथली और एनुअल में कोई अंतर नहीं है, वैल्यू के अनुसार अंतर आएगा। वैल्यू अगर मंथली है तो ये भी मंथली हो जाएगा, वैल्यू अगर एनुअल है तो ये भी एनुअल हो जाएगा। चलिए मंथली बोलते हैं। 100 रुपीज़ है अगर, तो 30% कहाँ जाता है? हाउस रेंट में। देखिए, तो 100 का 30% 30, और इस 100 में बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि वो फिर परसेंटेज हो जाएगा, ये हाउस रेंट में जाता है। इसके बाद जो रिमेनिंग बचता है 70, बाकी उसका 40% ऑफ रिमेनिंग, बाकी का शेष का 40% क्लॉथिंग में जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम इसे 100 मान के बात करें तो 40% बात करना होगा, तो ये क्या होगा? इसका 40%, यानी कि 100 होता तो 40, 77 है तो क्या 28। ये 28 किस में जाता है? क्लॉथिंग में। ठीक, फिर जो बचा बाकी, तो शेष कितना बचा ये बताइए? 42। इस 100 में 42 का मतलब इस 100 का 42%, इस 100 का 28%, इस 100 का 30%, जो मंथली एनुअल जो भी हमने सैलरी माना है उसके संदर्भ में। ठीक है, आइए। जो शेष बचा 42, इसको 5:5:4 के रेशियो में 2 डॉटर्स और 1 सन के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है। सुनिए, अगर एक डाउटर 1 हो, अगर हम उसे 1 कहें, तो देखिए डाउटर, अगर हम एक डाउटर की बात करें, दूसरे डाउटर की बात करें और सन की बात करें, तो ये 5, 5, 4 होता है। तो टोटल इन तीनों का मिला के कितना होता है? 14। टोटल आप गौर कीजिए, टोटल मतलब इन 3 का सम, और 14 को रेशियो सिस्टम में 14 को वास्तव में 42 100 बांधते हुए परसेंट कहेंगे। ये 3 टाइम्स है ना, तो ये भी 3 टाइम्स होगा, ये भी 3 टाइम्स होगा, ये भी 3 टाइम्स होगा। बोलिए 3 टाइम्स होगा,
यानी आप गौर कीजिए, ये क्या होगा 15%, ये भी 15%, दोनों डॉक्टर को, और इसको 12%। अगर हम मंथली सैलरी बोलते हैं और उसे 100 मानते हैं तो 100 का 30 यानी 30% HR, 100 का 28% क्लॉथिंग, 100 का 15% वन डॉक्टर, 50% अनदर डॉक्टर, 12% सन, सब ऐड कीजिए तो 100 हो गया। अब इसमें वैल्यू जो दिया रहेगा उसके मुताबिक ये वैल्यूज निकलेंगे। तो आप गौर कीजिए, अगले पेज में चलते हैं। देखिए तो किसमें डिफरेंस पूछा है? इफ डिफरेंस क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ एज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग। क्लॉथिंग कहाँ है? ये 28 आउट ऑफ 100 बात करें तो 28%। एंड ए ने जितना सन को दिया 12, यानी 28 और 12 का डिफरेंस दिया हुआ है 24,000। ए का एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट यानी 30 बताना है। नहीं समझे? क्लॉथिंग में 28%, बेटे को दिया 12%, तो आप, मैं लिख देता हूं, कहने का मतलब 28% और बेटे को दिया 12%, इसका डिफरेंस दिया हुआ है कितना? रुपीस 24,000। तो पूछा है कि हाउस रेंट पर कितना होगा। हाउस रेंट पर कितना था? 30%। ओके, और एनुअल पूछा है, और ये जो 24,000 दिया है ये मंथली है तो मंथली निकलेगा, बाद में हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 16% को क्या बोलते हैं? 24,000। आप देखिए कैसे कैंसिल करेंगे। अगर ये 8 मान लें तो 3000, फिर 2 मान लें तो 1500, यानी ये 1500 टाइम्स में कटेगा। बोलिए, ठीक है? 1500 टाइम्स में कटेगा। तो 1500 क्या हुआ? 1500 1% हुआ। तो हमें क्या निकालना है? 30%। 30% क्या था? वो था हाउस रेंट पर। तो 30% जो निकलेगा 30 इंटू 1500, ये होगा 45,000। लेकिन ये क्या हुआ? मंथली, मासिक। और एनुअल के लिए क्या होगा? 45,000 इंटू 12, इसे बोलेंगे 90,000 इंटू 6, यानी 5,40,000। बोलिए होगा कि नहीं? रुपया। यही हाउस रेंट पर एनुअल एक्सपेंडिचर है। सालाना खर्च जो है हाउस रेंट पर वो 5,40,000 है। ये क्लियर? देखिए चलें इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन फिर आइए हिंदी में देख लीजिए, खुद ट्राई कीजिएगा अपने से, जल्दी सॉल्व होता है कि नहीं। आइए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A can complete a piece of work in 33 days and C is 3 times more efficient than A. बताता हूं, सबों को समझ में आएगा। यूनिट वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? एकदम रॉ। आप आज क्लास शुरू कर रहे हैं और आज ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए कैसे। रेशियो ऑफ efficiency of B to that of C is 3:2. If all the 3 starts working together, then find in how many days the work will be completed. बताता हूँ। इफिशियंसी को एक स्केल पर ले आते हैं। इफिशियंसी मतलब समान समय में आप कितना काम करते हैं। 1 आवर में आप 5 खिलौना बनाइए, मैं 10, तो मेरी इफिशियंसी डबल हुई कि नहीं? आपका 5 यूनिट्स टॉयस पर आवर बोलेंगे, मेरा 10 यूनिट्स टॉयस पर आवर बोलेंगे। डबल इफिशियंसी, समान समय में रेट ऑफ वर्क, दैट इज इफिशियंसी।
तो इसमें लिखा हुआ है कि ए 33 डेज में करता है, ओके, एंड सी इज 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन ए। देखिए ये ए है, ये बी है और सी, चलिए जैसे दिया है सीरियली लिखते हैं। तो सी इज 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन ए, मतलब 4 टाइम्स इफिशिएंट है। यानी इसको अगर हम वो 1 बोले तो ये 4 है, 4 टाइम्स इफिशिएंट हुआ, 3 गुना ज़्यादा। और इफिशिएंसी का रेशियो बी टू सी 3:2 है, तो ये 3:2 है। हम इसको एक स्केल पर लाते हैं, 4 बनाते हैं, इसको 2 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 1:6:4। मतलब अगर 1 आवर काम कराएं तो ये 1 टॉयज बनाएंगे, तो ये 6, तो ये 4। तो हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट पर, जो भी कहा गया, डेज बोलिए आवर्स बोलिए डेज, ये 6 यूनिट्स पर डेज और ये 4 यूनिट्स पर डेज काम करते हैं। हो गया। तो टोटल वर्क तो लिखा हुआ है कि ए जो है पूरे वर्क को 33 डेज में कर सकता है। तो रोज अगर 1 यूनिट बनाए तो टोटल वर्क क्या हुआ? ए जो है पूरे टोटल वर्क को रोज 1 यूनिट के हिसाब से 1 × 33, यानी कि 33 यूनिट्स इतना खिलौना बना सकता है, यही टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के पूरा काम यानी 33 यूनिट्स कितनी देर में करेगा? अरे पर डे ये 164 करता है, 11 यूनिट्स पर हुआ ना डे। देखिए 11 यूनिट्स पर डे, तो क्या ये 3 डेज ना हुआ? ये कैसे हुआ? क्योंकि ये 1 है प्लस ये 6 है प्लस 4 है, तो ये टोटल 11 है कि नहीं? ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्लियर, समझ में आ गया? इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट हिंदी में पहले देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, ट्राई कर सकते हैं वो भी कर लीजिए। उसके बाद इंग्लिश में वो भी आप अपने से ट्राई कर लीजिए, लेकिन मैं बताता हूँ। ये पार्टनरशिप का सवाल है। ए, बी एंड सी इन टर्न इनटू ए पार्टनरशिप बिजनेस। ओके। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 3 times द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए। पैसा जो लगता है बी 3 times लगाता है ए का, and the ratio of amount invested by C to that of B is 1:2। तो A B C B यानी A B C इन तीनों के इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल का रेशियो मालूम हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 11 months all 3 withdrew Y rupees each। सभी Y निकालते हैं। If now the ratio of C's profit share to the total profit at the end of the year is 35:129, then find the profit sharing ratio of A to that of B at the end of the year। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश, टाइम इंटरवल जितने समय तक बिजनेस में रहते हैं, और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट if other conditions are the same, टाइम इंटरवल सेम हो तो पहले एक स्केल पर ले आते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, समझ में आएगा ही। तो बताता हूँ पहले, जहाँ तक कैपिटल का सवाल है, ए इधर देखिए, ठीक है, ए, इसके बाद बी और सी, थोड़ा दूर लिखते हैं, बी और सी, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि B का जो इन्वेस्टमेंट है बाय B इज 3 times, B का 3 times है A से। तो ये अगर 1 रुपये लगाते हो तो ये 3 लगाते हैं, ठीक है। और C से B की ओर 1:2 है, ये C से B की ओर 1:2 है, ये 1 है तो 2 है, ये दिया है। इसे इक्वल करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से,
और इसे 2 से, तो ये एक स्केल पर आ जाता है। मान लेते हैं कि ये 2x रुपीज़ है, ये 6x रुपीज़ है और ये 3x रुपीज़ है, जो ये लगाते हैं और 11 मंथ तक यही रहता है। तो 1 मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 11 हो गया। इसके बाद आगे y रुपीज़ निकाल लेते हैं, तो जो पहले से बचा था 2x, उसमें से y लेस हो जाएगा, जो अगले 1 मंथ रहेगा। क्यों? क्योंकि 12 मंथ रहा है, बिजनेस चला है। इसमें भी क्या होगा? प्लस ये जो 6x माइनस y है, ये अगले 1 मंथ तक रहेगा, और इस पे भी जो 3x माइनस y है, ये अगले 1 मंथ तक रहेगा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे 12 मंथ उसमें से लेस। तो आप जरा देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ? 12 मंथ हो गया ना, 2x इंटू 12 माइनस y, 12 मंथ रख के y निकाल लिया। इसको भी ये वाला 6x इंटू 12 माइनस वाई सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा। ये क्या हुआ देखिए, 3x इंटू 12 माइनस वाई, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हुआ। अगर हमें एक्स वाई का वैल्यू या रिलेशन मालूम हो जाए तो हम प्रॉफिट का रेशियो बता सकते हैं। जैसा कि पूछा गया A टू B क्या होगा, दिस इज टू दिस पूछा है, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। अब उसके लिए दिया गया कि C का प्रॉफिट और A B C तीनों का प्रॉफिट, उसका रेशियो 35:129 है। तो तीनों का सम क्यों करें हम? अगर 129 में A B C तीनों है और C 35 है तो हटा देते हैं 35, तो बाकी उधर क्या बच जाएगा, A प्लस B, तो इजी हो जाएगा, थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, C और A प्लस B इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, C और A प्लस B कहने का मतलब ये हुआ कि C कितना है, 3x इंटू 12 माइनस वाई, और A प्लस B कितना है, तो ऐड कर देते हैं 2x और 6x, 8x इंटू 12 और माइनस 2y, और C को यदि हम 35 कहें तो 129 में से 35 हटा देते हैं 129 में, तो कितना बचेगा, 29 पहले हटाइए, 6 हटाइए, 94 बचेगा कि नहीं, होगा ना, इसको हटा देते हैं। यानी C का प्रॉफिट इतना है, A प्लस B का इतना है, समान समय में कैपिटल का रेशियो ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। ढंग से करते हैं, x कैन नेवर बी नेगेटिव, y कैन नेवर बी नेगेटिव, इनका रिलेशन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, सुनिए, ये तो इंटू 12 है ना, पहले इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो 12x कॉमन ले लें, तो 94 इंटू 3 क्या होगा, 94 इंटू 3 270 एंड 12 282, या 300 माइनस 18, तो और इधर से 35 इंटू 8 यानी 70 इंटू 4 यानी 280। यानी इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर इज इक्वल टू y कॉमन लेके 2 इंटू ये 70 और 94 यानी कि 94 माइनस 70। मुझे बताइए, डायरेक्ट वन लाइन में कर सकते हैं कि नहीं। अब ये क्या बचा, 12x इंटू 2 इज इक्वल टू y इंटू 24, कैंसल्ड, x इज इक्वल टू y। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, यहां तक क्लियर।
आपसे पूछा क्या था, दूसरे पेज में जाते हैं, आपसे यही रेशियो पूछा है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, दूसरे पेज में जाने की क्या ज़रूरत है। x और y इक्वल हो गया तो यहाँ पर आप y की जगह पर भी x लिख दीजिए। तो 24x में से y लेस कीजिए तो क्या होगा, 23x। चलिए अगले पेज में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर रहे। तो सबसे पहले क्या था आपका, पहला a और b का पूछा है ना, a एंड b का। तो ये वाला ये था 24x माइनस वाई। देखिए 24x माइनस वाई, ये a है, ठीक है। और b का क्या है, 72x माइनस वाई। तो 72x माइनस वाई, तो आप तो जानते हैं x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई है जो हमने निकाला। तो ये हो गया 23x और ये 71x। इसी रेशियो में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा a और b के बीच में, a एंड b के बीच में। ये क्लियर, बोलिए। आइए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में है, पहले इसको देख लीजिए, खुद से ट्राई भी करें। इसके बाद इंग्लिश में इसको भी ट्राई करें, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। मिक्सचर का सवाल है। When 80 liters mixture is taken out and completely replaced by milk, then milk becomes 700% of the water in the vessel. Find the original quantity of the mixture in the vessel. मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन है, 3:1 के रेशियो में मिल्क वाटर है, तो 3x मिल्क है और x वाटर है। मान लीजिए इसमें से 80 लीटर निकलेगा, तो उसमें भी 3:1 होगा। 3:1 के रेशियो में 80 हटा दीजिए, 60 एंड 20, तो निकला कितना, 60 मिल्क और 20 वाटर। जल्दी बताइए। अगर हम मान लें कि इनिशियली मिल्क जो है, मिल्क 3x है, वाटर x है, तो मिक्सचर कितना है, 4x। इसी का वैल्यू पूछा है हमसे कि भाई इनिशियली कितना था। अब आप सोचिए मिल्क 3x है, ओके, वाटर x है, ओके। जब 80 लीटर निकालते हैं तो 60 मिल्क निकलता है और 20 वाटर निकलता है। हो गया, निकल गया, तो इतना बचा। और अब ठीक उतनी ही क्वांटिटी पूरी तरह से उसी तरह से, यानी उतना ही 80 लीटर मिल्क डाल देते हैं, तब जो मिल्क होता है, तब जो वाटर होता है, उसका 700% है, यानी 7 टाइम्स है। 700% मतलब 7 टाइम्स। मुझे बताइए 7x 3x डिफरेंस इज 4x, और ये क्या बचा, 20 प्लस 20 और माइनस 720, मतलब 7 ठो आम, 1 ठो आम जोड़ दिया, 8 ठो आम, खत्म ना हो गया, 8 ठो आम। यही तो पूछा था, हम 160 क्यों ना कहें। 7 ठो आम, वाई लिख देते हैं, 1 ठो आम, 8 ठो आम। क्यों, साइन अपोजिट है ना, प्लस 20 माइनस 20, और वाई का मतलब 20। ये समझाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। इसे हटा देता हूं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये 5th क्वेश्चन है। देखिए टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे मिससेलेनियस के, 5 अभी सॉल्व करता हूँ, 6 फिर अगले एपिसोड में, ठीक है। ये हिंदी में है, देख लीजिए।
इंग्लिश में एजेस का सवाल है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ A to that of B is 2:5. Ratio of present ages of B to that of C is 25:18. And the ratio of present ages of C to that of D is 12:13. ये तो एज का सवाल है ही नहीं, ये तो रेशियो का सवाल है। If D is 11 years younger than B, then find present age of A. बताता हूँ, आप देखिए क्या है, A, B, C and D. A to that of B 2:5, अभी बताता हूँ, ठीक। B to that of C 25:18, okay. And C to that of D 12:13, okay. सबसे पहले इसे इक्वल करते हैं, तो इसको 5 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक बैलेंस्ड हो गया। इनको इक्वल करते हैं, इनका एलसीएम लीजिए 36 बनाने के लिए इसको 3 से करना पड़ेगा, ओके। और इसको 36 बनाने के लिए 2 से तो सबों को करना होगा, ऑल आर बैलेंस्ड, इंटू 2 तो इंटू 2, इंटू 2 तो इंटू 2, क्लियर। ए यदि 20 है तो B कितना है, 50 है। C कितना है, देखिए 36 है। D कितना है, 39 है। ये रेशियो है, और इसमें दिया हुआ है कि D जो है B से 11 इयर्स जूनियर है, छोटा है, तो B माइनस D दिया है। B माइनस D का मतलब क्या है, 50 माइनस 39 11, और 11 मतलब 11 ईयर्स, सचमुच 11 ईयर्स। तो A मतलब 20 मतलब क्या, 20 ईयर्स ना होगा। आंसर बोलिए बोलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। मुझे बताइए, क्या किसी कोचिंग की ज़रूरत है आपको? और जब मैं लाइव क्लास भी साथ में लेने लगूंगा, किसी तरह का और कुछ चाहिए? चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ें। लाइव क्लासेस भी मैं लूँगा, सोचता हूँ, देखता हूँ, प्लान करता हूँ कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए कैसे होगा, एक्सपीरियंस्ड के लिए कैसे होगा। हो सकता है 2 क्लासेस भी चलाऊँ, क्या पॉसिबिलिटी है देख लेता हूँ। समय भी देखना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी का भी सवाल है। इंग्लिश हिंदी में बड़ा समय लगता है, इंग्लिश में लिखने के बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, PDF तैयार कीजिए। फिर भी मैं वॉक को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है यदि मेरे काम करने से किसी की ज़िंदगी बनती है, किसी का प्रोफेशनल लाइफ तय होता है। यही मेरा इंस्पिरेशन है। ओके, ऑल द बेस्ट।